देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समास कहते किसे हैं। ठीक है, तो समास का शब्द का अर्थ होता है छोटा करना या संक्षिप्तीकरण। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं कि समास की परिभाषा हम लेते हैं। तो सामान्य तौर से जो परंपरागत जो परिभाषाएं दी जा रही हैं, हम उसको आपको नहीं बताने वाले। हम आपको सरल भाषा में अपने हिसाब से आपको बताएंगे, जिससे आप सबको समझ में आ सके। कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, उनको हम ध्यान देते हैं। जैसे पंचतंत्र, तो पंचतंत्र का हुआ 5 तंत्रों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समाहार। तो समूह यहाँ पे है, यहाँ समाहार है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ पर अर्थ हम देखते हैं, अर्थ को ध्यान से देखेंगे कि जब अर्थ लेते समय जब कुछ चीज़ें मिल करके एक हो जाती हैं, एक रूप हो जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा? समाहार। जैसे अष्ट धातु में 8 धातुओं का समूह जो है, समूह नहीं है, वो सब 8 धातु मिल करके एक रूप हो जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देखो, अष्ट सिद्धि जो शब्द है, 8 सिद्धियों का समाहार, 8 सिद्धियां मिल करके एक रूप हो जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे समाहार लिखा जाता है। जबकि सप्ताह में देखिए 7 दिनों का समूह, तो इसमें समूह शब्द इसलिए किया गया है क्योंकि प्रत्येक जो है, प्रत्येक दिन और के नाम अलग अलग हैं और उनका अस्तित्व भी अलग अलग है, इसलिए वहाँ पे हमने क्या लिखा? समूह लिखा। बस इतना सा ही अंतर है। चलो आगे देखते हैं। हमने देखा कि पंचतंत्र 5 तंत्रों का समूह, चतुर्भुज 4 भुजाओं का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समूह, अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार, 2 राहों का समाहार, शताब्दी शत यानी 100 होता है 100, अब्द में यानी वर्ष, अब्दों का समूह, तो उसको बोलते हैं शताब्दी। अब बात करते हैं षण्मुखी। तो षण्मुखी में जो है ड़ कहाँ से आया? ये जो व्यंजन संधि का ये कमाल है बच्चों। और देखो आगे, षट का मतलब होता है 6 संख्या जो होती है उसको षट बोलते हैं, मुखों का समूह। ठीक है, अब बात करते हैं 9 रत्नों का समूह, सप्त सिंधु 7 सिंधुओं, सिंधु यानी समुद्र, 7 सिंधुओं का समाहार। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ शब्द हैं त्रिलोक, 3 लोकों का समूह, पंचधातु 5 धातुओं का समाहार, त्रिदेव 3 देवों का समूह। ठीक है, हमने जब पद और शब्द का प्रयोग किया तो कुछ बच्चों ने पूछा कि पद और शब्द में क्या अंतर है। देखिए, जब वर्णों का एक समूह होता है जो एक निश्चित अर्थ देता है तो उसको क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। यदि वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहेंगे? उस शब्द को पद कहेंगे। बस इतना सा ही अंतर है, यानी दोनों एक ही हैं, लेकिन प्रयोग के आधार पर उनका जो नाम अलग हो जाता है। तत्पुरुष समास को कैसी ट्रिक से पहचानें, इसके बारे में आइए देखते हैं। देखो, तत्पुरुष समास जो है उसमें कुछ विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, जैसे को, से द्वारा, के लिए, से अलगाव का जहाँ बोध हो, और साथ या सहित या में या पर, इस तरह के जो कुछ शब्द अगर दिखाई दे तो आप समझ लेना कि वहाँ पे तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये इसके बाद हम बात करते हैं अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या है? पहले तो हमने शब्द को ध्यान दिया, अव्ययी भाव समास। अव्यय शब्द की ध्वनि हमें सुनाई पड़ती है, तो इस बात को आप ध्यान रखें कि अव्ययी भाव समास में अव्यय की बहुत प्रधानता है। देखो कैसे, इसमें है जहाँ प्रथम पद प्रधान हो और समस्त पद एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हो। प्रथम पद प्रधान होता है, ये हमने देखा, और समस्त पद यानी जो जुड़कर एक नया शब्द जो बना है, कई शब्दों को जोड़कर, वो समस्त पद होता है, वो एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है वाक्य में। देखो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। इस प्रकार के समास पद का प्रयोग कहाँ होता है? देखो, क्रिया विशेषण के रूप में भी होता है और संबंध बोधक अव्यय के रूप में भी होता है, बताया हुआ है उदाहरण सहित। वो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। इसके बाद जो देखो, जहाँ प्रथम पद की प्रधानता हो गई और उसके अलावा समस्त पद एक अव्यय के रूप में प्रयुक्त हुआ, जैसे रातों रात एक शब्द लेते हैं, ये क्रिया विशेषण है, वह रातों रात प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ पे प्रसिद्ध होना एक क्रिया है और उसमें रातों रात जो शब्द है वो क्या है? उसकी प्रसिद्धि का विशेषण है, यानी वो रातों रात ही प्रसिद्ध हो गया। ठीक है, तो ये क्रिया की विशेषता है कि वो रात भर में ही प्रसिद्ध हो गया। अब बात करते हैं बा इज्जत।
तो ये जो है ये शब्द जो है बाइज्जत या बेइज्जत, ये कुछ इस तरह के, या ला इलाज, ये इस तरह के कुछ शब्द हैं जो विदेशी शब्द हैं, विदेशी भाषा के, हमारे भाषा के शब्द नहीं हैं। ठीक है, तो देखो इसमें एक वाक्य लेते हैं, गुनाह साबित न होने पर उसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाइज्जत का मतलब क्या हुआ, इज्जत के साथ। बाइज्जत का अर्थ यही होता है इज्जत के साथ। तो जब साथ शब्द आ गया तो अब समझ लेना कि वहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे तो जो था साथ उसका अर्थ कुछ अलग था, और यहाँ पे मुख्य क्या है कि एक अव्यय है ये। ठीक है, और इसमें प्रथम पद जो है ये प्रधान है। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इसमें। अब आगे बात करते हैं कि इसको पहचानने की और ट्रिक क्या है। देखो पहले तो हम इसको उपसर्ग से पहचान लेते हैं, उपसर्ग और ये अव्यय। तो हम सोचते हैं कि अव्यय और उपसर्ग में अंतर क्या है। देखो बेटा, दोनों जो है अविकारी शब्द हैं, यानी कारक, लिंग, वचन, इन सब से इन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये कहीं भी जब वाक्य में प्रयोग हो तो इनका प्रयोग जो होता है एक अव्यय के रूप में होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि उपसर्ग जो है इनका रूप छोटा होता है, जबकि अव्यय थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये क्या है, एक वर्ण भी हो सकता है, एक वर्ण भी हो सकता है, और वो अव्यय जो है वो वर्णों का समूह होता है। ठीक है, तो देखो कुछ उपसर्ग लेते हैं, आ, प्रति, भर, यथा, बा, बे, ला, निर। ये सब जो उपसर्ग हैं अगर आ जाते हैं, शब्द के साथ जुड़े रहते हैं, तो आप आंख मूंद करके बता सकते हो कि वो कौन सा है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, ये उपसर्ग हैं। और इसके अलावा देखो सामान्य पुनरुक्त, यानी सामान्य तौर से हम बोलते बोलते एक ही शब्द को यदि लगातार 2 बार बोल देते हैं, 2 बार लगातार बोलेंगे, जैसे कि पल पल, धीरे धीरे, इस तरह अगर 2 बार लगातार बोलते हैं बिना शब्द में कुछ परिवर्तन किए तो उसको बोलते हैं सामान्य पुनरुक्त शब्द। ठीक है, और कुछ विशेष पुनरुक्त शब्द होते हैं, उनको भी ध्यान में रखते हैं, जैसे रातों रात, रात रात नहीं, रातों रात। तो ये बदलाव कैसे हुआ, ये वृद्धि का जो नियम है उसके अनुसार इसमें रात रात जो शब्द था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके रातों रात बना दिया गया, ये शब्द तैयार हुआ। ठीक है, तो इस शब्द का लगातार 2 बार प्रयोग किया गया है ना। देखो रातों रात, बीचों बीच, कानों कान, या हाथों हाथ, इस तरह के अगर प्रयोग आपको दिखे तो आप समझ जाना कि ये भी किस चीज़ का उदाहरण है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण। हम देखते हैं कुछ उदाहरण उनके, और जितने सारे परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं समस्त पद हैं उनके बारे में देखिए समस्त पद जो है, पहला है पंचतंत्र। पंचतंत्र में है जो है, पंचतंत्र से पहले हम लेते हैं ये वाला, इसमें कुछ कन्फ्यूजन है जो आपको दूर कर देंगे हम। जैसे हमने शब्द लिया नवरात्रि, तो नवरात्रि जो अलग अलग है, तो इसमें प्रथम शब्द जो नौ है वो क्या है, संख्यावाचक है ना। और इसके अलावा आगे देखो, इसमें हमने जोड़ दिया, ये इन दोनों प्रथम पद और दूसरे पद को जोड़ दिया, ऐसे लिखते हैं हम, लिखते हैं ना। तो आप पूछोगे कि नवरात्रि में नौ व कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो हम आपको बता दें कि जब किसी संख्या शब्द को जब किसी शब्द के साथ जोड़ कर प्रयोग करते हैं, खास तौर से ये शब्द जो है, स्पेशली ये इस शब्द की बात हम कर रहे हैं, तो ऐसे लिखा जाएगा जब अकेले रहेगा तो, और अगर किसी शब्द के साथ जुड़ करके प्रयोग होगा तो उसमें वो लिखा जाएगा। इस बात का ध्यान, क्योंकि हम आगे लेते हैं द्विगु समास की पहचान। ठीक है, हम इसको ठीक से समझेंगे। द्विगु समास में सबसे जो पहला पद होगा वो क्या होगा, संख्यावाची, यानी उसमें संख्या का विवरण होगा। इसके अलावा दूसरा जो है ट्रिक वो क्या है कि जो समस्त पद, यानी जो जुड़ा हुआ एक नया पद जो बना है वो क्या होगा, समस्त पद समास विग्रह के समय एक समूह का बोध कराएगा अर्थ में। ठीक है, ये भी तो ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करते चलिए। और आगे देखते हैं कौन सा समास है। समास को समझने से पहले हम लोगों को सबसे पहले कारक और विभक्ति चिन्ह को समझना होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं।